अभी आ रही है साउंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? बताएंगे कि जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, साथ साथ ये बताएंगे। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है। सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था, टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा क्लास आपकी लेट हो गई है। अभी सब बताएंगे कि वॉइस क्लियर है क्या। हेलो। हाँ जी, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है। कल कोई एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि मैंने अगर इसको पूरा काट के यहाँ पे फेसेस लिखा होगा, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन कुछ एक बच्चे का डाउट आया था, मैम इस फेसेस कैसे हो सकता है। कमेंट किया था एक बच्चे ने, तो इस फेसेस तो मैंने लिखा ही नहीं। पूरे को हटा के यहाँ पे फेसेस किया था। अगर गलती से मैंने सिर्फ इसको कट किया था तो आप पूरे को हटाएंगे। इज फेसिंग, इस पूरे की जगह फेसेस आएगा। ठीक है भाई। अगर मैंने गलती से जल्दबाजी में हो जाता है, इज को भी ब्रैकेट में सर्कल में नहीं लिया था, तो आप इस को भी सर्कल में लेंगे, क्योंकि इज फेसेस तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। तो उस पूरे को हटा के फेसेस, डेफिनेटली पूरे को हटा के फेसेस आएगा। क्लियर है भाई? देख लेना एक बार। ठीक है। अगर हो सकता है मैंने जल्दबाजी में सिर्फ फेसिंग को सर्कल कर दिया हो, ध्यान ना रहा हो, या फिर गलती से हो गया हो, तो इस पूरे में सर्कल आएगा, इस पूरे की जगह फेसेस आएगा। एक बार कल की पीपीटी चेक कर लेना। वैसे मुझे लगता है कि मैंने पूरे में किया होगा, बाकी मैं एक बार फिर से लगा के आपको चेक करा देती हूँ। ये कल की पीपीटी है। ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्या किया था, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है अभी। पूरे को तो किया हुआ है, क्या दिक्कत आ रही थी फिर? पूरे को सर्कल किया हुआ है, पूरे को हटा के तो फेसेस लिखा हुआ है। ये कल वाली पीपीटी है, मैंने कल की लगाई है। एक बच्चे का डाउट था कि मैम इस फेसेस कैसे हो सकता है। इस फेसेस कहाँ लगाया है? इस पूरे को हटा के फेसेस लिखा हुआ है। ठीक है, सही तो लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत हुआ करो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बस। ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार में जो ये स्लाइड इसमें ऐड कर दी, इसको डिलीट कर देती हूँ। क्लियर है भाई? डाउट क्लियर हो गया? चलिए फिर। ओहो। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। तीन कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए थे, और इसकी जगह पूरा हमें लगाना था इज सिचुएटेड। ठीक है, ये तो हमने कल कर लिया था। तो हमने यहाँ तक कल कर लिया था। इस कॉन्सेप्ट भी आपको लिखवाया था, क्या था। ठीक है, तो पूरा का पूरा फिक्स स्ट्रक्चर पे था। अगर फिक्स स्ट्रक्चर होता है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लेते हैं। ठीक है। नितेश पूछ रहे हैं कि मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड कॉन्सेप्ट में, पूछिए भाई क्या पूछना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट में सेड की जगह सेज क्यों नहीं कर सकते, ये पूछ रहे हैं वो। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि जो सेड लिखा हुआ है, इसकी जगह सेज क्यों नहीं कर सकते। जो जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिस पार्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई है, वो आपको प्रेजेंट में लिखना है। ठीक है, इससे तो कोई वास्ता नहीं है ना। ये पास्ट में है तो ठीक है भाई, उसने कहा था, ये तो बोल सकते हो ना, अब उसने कहा था। लेकिन बात यूनिवर्सल ट्रुथ की कहाँ पे है? कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है? ये पास्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पास्ट में नहीं होना चाहिए। इसको आप मूव्ड की जगह मूव्स करेंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी इज लिखा ही हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा। ठीक है, वो चेंज नहीं करना है, वो सही लिखा हुआ है।
क्लियर है? क्लियर है? हाँ ठीक है, सबका डाउट क्लियर हो गया ना? चलिए भाई, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए भाई। लगेजेस कुछ नहीं होता है अरजीत, नाउन चैप्टर से अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, नाउन लगेजेस कुछ नहीं होता है, लगेज होता है। लगेजेस अगर आपके पास नजर आता है तो वहां से आपको एस रिमूव करना है, ठीक है? रिमूव एस, लगेज होता है। लगेज खुद ही अपने आप में पूरा बोरिए बिस्तर को बोलते हैं, तो फिर लगेजेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? चलिएगा भाई, ठीक है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक। नाउ स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 से। लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट नंबर 4। देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि पहले मैं एग्जांपल्स की हेल्प से कराती हूँ, उसके बाद हम बच्चों का दिमाग देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। फिर अब इससे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसको आप हल्के में ले लेते हो कि चलो सेंटेंस आएंगे निमट लेंगे तभी देख लेंगे क्या करना है। लेकिन जब तक अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, आपको सब कुछ ठीक लगेगा, ये सब कुछ गलत लगेगा। आप बिना कॉन्सेप्ट के कर नहीं पाएंगे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पूछ रहे हैं आप मुझे, एक बच्चा प्रकाश पूछ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, मैंने कल भी बताया था। आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे, मैं आपको इसी नाम से मिलूंगी, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता, ठीक है? यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब रेगुलर मिलेंगी, ठीक है? इंग्लिश विद रशिका गुप्ता, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सब जगह इसी नाम से मिलूंगी, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता, ठीक है भाई? चलिएगा, तो यहाँ पे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो सेंटेंस एकदम सही है, कोई भी समस्या परेशानी इस सेंटेंस में नहीं है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है? अब मैं अगर वहीं पे नेक्स्ट वाले सेंटेंस की बात करूं कि वी प्रिपेयर फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम, वी प्रिपेयर फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम, अब यह क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम? या मैं पूछूं कि मैंने ऊपर लिखा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम और नीचे मैंने लिखा वी प्रिपेयर फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम, मैंने बोला ये भी ठीक है। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो कॉन्टिन्यूस एक्शन होते हैं ना, वो हमेशा टेम्परेरी होते हैं। कल एक बात समझाई थी ना, मैंने बोला भी था कि साइड में चाहे अपनी नोटबुक में लिख लो कि जो कॉम्पिटेटिव सेंटेंस होते, जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा टेम्परेरी होते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये थोड़ी ना कि पढ़ाती रहूंगी पढ़ाती रहूंगी पढ़ाती रहूंगी सुबह शाम बिना ब्रेक के पढ़ाती रहूंगी। ये टेम्परेरी एक्शन है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कैसा एक्शन है? टेम्परेरी एक्शन है, क्योंकि कुछ टाइम तक चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो एक्शन चल रहा है, when an action is going on, तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। और कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा कैसा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा टेम्परेरी एक्शन होता है, ठीक है? तो जो टेम्परेरी एक्शन होते हैं हमारे, जो कुछ समय के लिए हो रहे होते हैं, वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है? एक बात ध्यान रखिएगा, जो यही हमारा कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी यही है हमारा कि जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, टेम्परेरी एक्शंस ऑलवेज रिटर्न इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज लिखे जाएंगे। तो फॉर टेम्परेरी एक्शन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते थोड़ी रहेंगे भाई, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर खत्म। ये एक टेम्परेरी एक्शन है कि कुछ टाइम के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? आपको भी यही सोच बना के पढ़ना है कि मुझे बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते नहीं रहना है, एक लिमिटेड टाइम में 6 से 7 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी इतनी स्ट्रांग कर लेनी है कि पहला ही एग्जाम क्रैक हो जाए और उसके बाद फिर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना करनी पड़े, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना इज द टेम्परेरी एक्शन, सो वी राइट इट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 यही कहता है कि जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, टेम्परेरी एक्शंस आर रिटन
इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, अभी तक देखो जो हमने कल तक कॉन्सेप्ट किए थे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक जो हमने किया था, वहां तक हमने भी इनडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था कल, फिक्स स्ट्रक्चर को इनडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, है ना। तो अभी तक हमने इंडेफिनिट के यूजेस पढ़े थे कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हम क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बताया, और हम दोनों के क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कर रहे हैं, दोनों के यूजेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अमन पूछ रहे हैं कि मैम जो आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं वो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, वो तो आपकी इम्प्रूवमेंट है ना। जितना अच्छा आप बोलेंगे, जितना अच्छा आप सीखेंगे, वो लाइफ टाइम हमेशा आपको काम आएगा। आप कल जॉब भी लग जाएगी तब भी आपको काम आएगा, है ना। वहाँ पे आप लोगों को 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट। आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है, वो भी आप जैसे जैसे आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले उसको ज़रूर देखिए। ठीक है भाई, क्लियर हुई ना बात सभी बच्चों को? चलिएगा भाई, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, अब देखो जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी वो हमेशा करते रहते हैं, उनकी तैयारी कभी छूटती नहीं है। प्रोफेशनल आपके जो प्रोफेशन है ना, कुछ ना कुछ आप उसमें इंप्रूवमेंट के लिए करते रहोगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। आज आपकी 20,000 रुपए की जॉब लगी, ठीक है, आप एक प्राइवेट जॉब की बात कर लो या गवर्नमेंट की कर लो, आपकी कोई जॉब लगी, वो 20,000 की लगी, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं चाह रहती है कि मुझे इसको और इम्प्रूव करना है। तो एक प्रोफेशनल चीज़ों की तैयारी आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, आप कुछ ना कुछ प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहोगे जिससे कि आप लोगों का आपका प्रमोशन हो जाए, और वो 20 से 30 फिर 40 फिर 80 फिर इस तरीके से आप लोगों की सैलरी बढ़े, है ना। तो हमेशा जो प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी होती है, जो प्रोफेशनल चीज़ों की तैयारी होती है, वो कभी बंद नहीं होती। तो ये एक ऐसा एक्शन हुआ, परमानेंट एक्शन हुआ, है ना। एक रेगुलर एक्शन, एक परमानेंट एक्शन है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम चलेगा और फिर बंद हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ इसमें, है ना। तो जो प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी होती है वो करते रहते हैं। तो ये कैसा एक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस ना होके, टेम्परेरी एक्शन ना होके, एक आपका परमानेंट एक्शन है। तो इसीलिए हमने इसको इंडेफिनिट टेंस में लिखा। तो दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। अगर आप बात कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उसको किस में लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट एक्शन, वी विल राइट इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला सेंटेंस, नाउ आर डेज ही वर्क्स गिंजरली। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये नाउ अ डेज ना लिखा होता, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ देर के लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इट इज नॉट रिटन हियर। अब यहाँ पे ही वर्क्स गिंजरली, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ही वर्क्स गिंजरली, है ना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता कि ही वर्क्स गिंजरली, तो ये बिल्कुल ठीक होता। क्लियर है? तो क्यों? क्योंकि वो जिंजरली का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही मतलब बहुत केयरफुली काम करता है, बहुत कॉशियसली काम करता है। जिंजरली का मतलब होता है बहुत केयरफुली काम करना, कॉशियसली करना, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत केयरफुली, बहुत कॉशियसली, मतलब अच्छे से काम करता है। तो ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। तो ही वर्क्स जिंजरली मतलब हमेशा करता है, वो करता है केयरफुली काम, ठीक है, तो अच्छा काम करता है, बिल्कुल ठीक सेंटेंस था। लेकिन ये नाउ और डेज जुड़ने की वजह से, ये नाउ और डेज जुड़ने की वजह से मुझे ये पता लग रहा है, नाउ और डेज मतलब इन दिनों, आजकल वो अच्छा काम करता है, नहीं आजकल वो अच्छा काम कर रहा है। मतलब वैसे नहीं करता होगा शायद, लेकिन इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है ना। वैसे नहीं करता होगा शायद, लेकिन इन दिनों तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो कैसा एक्शन हुआ, टेम्परेरी एक्शन हुआ। वैसे पता नहीं करता था, अच्छा काम करता था, ये नहीं करता था, बट वो नाउ अ डेज मुझे ये बता रहा है कि ये एक्शन कैसा है, टेम्परेरी है। और टेम्परेरी एक्शन किस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अब ही वर्क्स नहीं आएगा, ही इज वर्किंग। इन दिनों यार वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो नाउ अ डेज ही इज वर्किंग सिंसियरली। क्लियर हुई बात सबको? गौतम पूछ रहे हैं कि हम इंग्लिश स्पोकन कहाँ पढ़ाते हो। उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, आरजी स्पोकन इंग्लिश,
ठीक है, यूट्यूब पे चैनल है RG स्पोकन इंग्लिश, यहाँ नहीं लिखती हूँ मैं, ठीक है, इसको कभी आप लिख लीजिए, ठीक है। ये स्पोकन चैनल है RG स्पोकन इंग्लिश, इसको सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। ये 2 यूट्यूब चैनल्स आप लोगों को सब्सक्राइब करने हैं, दोनों पे आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। ये 2 यूट्यूब चैनल हैं जो आप लोगों को सब्सक्राइब करने हैं। ये स्पोकन रैंकर्स गुरुकुल तो आपने कर ही रखा होगा, जिसने रैंकर्स गुरुकुल नहीं किया हुआ उसको रैंकर्स गुरुकुल भी करना है, ठीक है। ये 3 चैनल हैं जो आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखने हैं। रैंकर्स गुरुकुल है, RG स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश विद रशिका गुप्ता, इस पे तीनों पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तीनों चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं आपको, चलिएगा। तो यहाँ पे दीज डेज आई टीच मैथ्स एज द टीचर ऑफ मैथ्स इज एब्सेंट, कह रहा है कि दीज डेज, अगर सिर्फ इसमें दीज डेज ना होता, ये कोई और बात नहीं की होती, सिर्फ इतना ही लिखा होता आई टीच मैथ्स, आई टीच मैथ्स, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मतलब हमेशा पढ़ाता हूँ, आई टीच मैथ्स। वैसे मैं बोल दूँ कि आई टीच इंग्लिश तो बिल्कुल ठीक था। अगर सिर्फ इतनी ही बात होती कि आई टीच इंग्लिश या आई टीच मैथ्स तो बिल्कुल ठीक था, भाई मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन जो बाकी की चीजें इसमें ऐड हुई है ना, ये जो बाकी की चीजें इसमें ऐड हुई है, इन दिनों, दीज डेज आई टीच मैथ्स एज द टीचर ऑफ मैथ्स इज एब्सेंट, कह रहा है कि इन दिनों मैं मैथ्स पढ़ाता हूं नहीं, इन दिनों मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैथ्स का टीचर एब्सेंट है। तो एक्शन कैसा हुआ, टेम्परेरी हुआ। जब मैथ्स का टीचर आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, है ना। तो एक्शन कैसा हुआ, टेम्परेरी हुआ। कैसे पता लगा, ये दीज डेज मुझे बता रहा है, ठीक है। दीज डेज, इन दिनों पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि टीचर जो है मैथ्स का वो क्या है, एब्सेंट है। तो मुझे इससे पता लग रहा है कि एक्शन टेम्परेरी है, और टेम्परेरी एक्शन को किस में लिखते हैं हम, कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। इसीलिए दीज डेज आई टीच मैथ्स नहीं आएगा, दीज डेज आई एम टीचिंग मैथ्स। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम आगे बढ़ जाएंगे तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, और साथ साथ इसको कॉपी भी कर लेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए और जिसको डाउट है फटाफट से पूछ लो, जल्दी से कॉपी कीजिएगा। अनुज पूछ रहे हैं कि मैम स्पोकन इंग्लिश से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। स्पोकन इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको सेंटेंस बोलने आने चाहिए। आपको अगर कोई सामने वाला कल खड़े होकर इंग्लिश में बात करने लग जाए, एटलीस्ट आप उसको समझ सको कि वो क्या कह रहा है, और 2-4 शब्द खुद भी बोल सको, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस लाना भी अपने अंदर जरूरी होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जॉब मिलेगी, आपको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, ऑफिसर्स का सामना करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बने रहने के लिए आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से, ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है। चलिएगा, फटाफट से कॉपी कीजिए और जो डाउट है पूछ लीजिए। बच्चा कह रहा है कि मैम आप इतने अच्छे से पढ़ा देते हो कि डाउट तो बनता ही नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रविंद्र फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना टेम्परेरी एक्शन है, हमेशा नहीं करते रहोगे आप उसकी तैयारी, एक टाइम के लिए करोगे, फिर जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा आप छोड़ दोगे। तो एक टेम्परेरी एक्शन हुआ ना, एक टाइम पे छोड़ दोगे उसको करना। तो टेम्परेरी एक्शन को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं, इसलिए वी आर प्रिपेयरिंग लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलो फटाफट से कॉपी करो जल्दी से। निष्ठा पूछ रही है कि मैम सेकंड सेंटेंस में इजमार क्यों नहीं है। अभी तो आपको बताया कि प्रोफेशनल एग्जाम है, टेम्परेरी एक्शन नहीं है, ये परमानेंट एक्शन है, इसकी तैयारी आप करते ही रहते हो, है ना, इसकी तैयारी आप करते ही रहते हो। तो जो परमानेंट एक्शन होते हैं उनको हमने इंडेफिनिट टेंस में लिखा, जो टेम्परेरी एक्शन होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है।
जैसे आपको लिखा मिल जाए दीज डेज, नाउ अ डेज, इन दिनों, आज कल, है ना, हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको हिंट दिया गया तो इन सब से आपको पता लगेगा कि एक्शंस टेम्परेरी हैं, अभी कुछ टाइम के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं वो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं। अनुज बोल रहे हैं कि मैम यूट्यूब पर क्लासेस नहीं हो रही, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, डोंट वरी, बहुत जल्दी हो जाएंगी अभी। एक्चुअली जो मेरे पीपीटी बनाते हैं ना, उनकी तबीयत खराब है, वो अवेलेबल नहीं है अभी, वो गए हुए हैं, है ना, अपने गांव गए हुए हैं, इसीलिए पीपीटी नहीं बन पा रही, और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है क्लासेस की वजह से पीपीटी मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए आप लोगों की क्लासेस अभी यूट्यूब पे नहीं हो रही, पर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पिंटू क्या पूछ रहे हैं, पिंटू बताइए। हो गया, जल्दी से कॉपी कीजिए, जैसी कॉपी कर लोगे तो गिव मी अ थम्स अप। पिंटू क्या पूछ रहे थे। बच्चा आप लोग सोचते हो कि मैम कमेंट की रिप्लाई नहीं करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात, है ना, कि आप लोगों के लिए आपका वो एक कमेंट आपको दिखाई देता है, बट यहाँ पे मेरे पास 250 से ज़्यादा कमेंट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी फिलहाल 250 प्लस बच्चे लाइव हैं, आपको तो सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो। इतना चैट रेट हाई होता है कि एक बच्चा कमेंट करता है, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ऊपर चला जाता है, फिर और मैसेजेस आ जाते हैं, है ना। तो मैं सबके कमेंट्स एक साथ पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता ना, लेकिन फिर भी सोचो कि मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि हर एक बच्चे का रिप्लाई किया जाए। चलिए कॉपी कर लिया है, आगे बढ़ते हैं भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा हो गया है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कहता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर। इन ऑर्डर, ये थोड़ा लाइट लाइट लिखा होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। कलर चेंज करा देंगे, बाकी इसका फिलहाल आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर, पास के फ्यूचर को दिखाने के लिए, है ना, पास के फ्यूचर को दिखाने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर ऑफिशियल प्लान वर्क, पास के फ्यूचर को दिखाने के लिए, और वो भी कैसे, जब ऑफिशियल प्लान वर्क हो, कुछ ऑफिशियल बात हम कर रहे हैं, ठीक है। पिंटू पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है कॉम्पिटेटिव और प्रोफेशनल एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अब करते ही थोड़ी रहोगी पूरी जिंदगी तैयारी है, फिर उसी जॉब पे जाना है कि भाई वो उसकी शादी हो गई, हम तब भी एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसके बच्चे हो गए, हम तब भी एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बूढ़ी हो गई, हम तब भी एसएससी की तैयारी कर रहे थे, है ना। तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी होती है, मतलब आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए लड़ रहे हो, है ना, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, एक टाइम पे आपने उसको अचीव कर लिया, खत्म हो गई। प्रोफेशनल एग्जाम मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, जो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। तो वो चीज़, दोनों में डिफरेंस ये हो गया। क्लियर है भाई, बुक क्लियर है भाई बात ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर ऑफिशियल प्लान वर्क के लिए वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। पहले हम एग्जांपल्स समझते समझते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। देखिए, द पीएम विल लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। The PM will leave for China next week. The PM leaves for China next year. आप मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में से बताएंगे कि ये दोनों सेंटेंस सही है, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, ये एक सही है, ये एक गलत है, इस पे अपना विचार व्यक्त कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से, दोनों सेंटेंसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बताइए भाई फटाफट से।
हाँ, भानु पूछ रहे हैं कि मैम सिलेक्शन लेके आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहती हूँ कि आप सिलेक्शन लो। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलके गए हैं, सिलेक्शन लिया है उन्होंने। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेने के बाद ज़रूर मिलने आइएगा। ठीक है, नंबर आपको दिया है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। चलिए देखिएगा भाई, नियर फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। भाई जब पीएम अगले अगले ही हफ्ते की बात हो रही है, नेक्स्ट वीक, ऑफिशियल प्लान वर्क है, नियर फ्यूचर की बात है कि भाई पीएम विल लीव फॉर चाइना, है ना, नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते। तो नियर फ्यूचर है, तो नियर फ्यूचर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लीव्स लगा दीजिए। ठीक है, इनडेफिनेट टेंस का यूज कीजिए, नियर फ्यूचर है। ठीक है, अगले ही हफ्ते की बात हो रही है। अब ये नियर फ्यूचर कितना नियर फ्यूचर होना चाहिए, लगभग नियर फ्यूचर का मतलब यहाँ से होगा 1-2 महीने का टाइम, अप्रॉक्स आप 1-2 महीने का टाइम मान के चलिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पीएम लीव्स फॉर चाइना, ये सेंटेंस तो मैंने करेक्ट कर दिया, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखेंगे, द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे देखिए अगले साल, कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे सेकंड वाला सेंटेंस जो है इसमें तो अगले साल की बात हो रही है, दूर हो गया, पास तो है नहीं, ये तो अगला साल है ना, दूर हो गया। और जब कोई चीज़ दूर होती है फिर तो फ्यूचर लगाना चाहिए, फिर तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है, सेकंड वाला सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ध्यान से सुनेंगे, अभी थोड़ा कमेंट बॉक्स पे कम ध्यान देंगे, बाद में जब मैं आपसे बोलती हूँ ना, समझाने के बाद जब लिखने का टाइम देती हूँ और साथ साथ बोलती हूँ कि अब कुछ डाउट है तो पूछ लो, तब पूछ लिया करो। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान ध्यान लगाएंगे समझने पे। तो देखो, द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट ईयर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगला साल, ये तो दूर हो गया, दूर के लिए तो फिर फ्यूचर आना चाहिए, विल लीव होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो लीव्स लिखा हुआ है, फिर भी ठीक कैसे हो गया। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मेंशन नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बात दिसंबर में कही जा रही हो, है ना। अब जैसे नेक्स्ट मंथ आ रहा है दिसंबर, और अगर उनको जनवरी में जाना है या फरवरी में जाना है, तो तब भी तो हम नेक्स्ट ईयर ही बोलेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है ना कि दिसंबर में आपने ये बात बोली, है ना, बिल्कुल ईयर के लास्ट में बोली आपने ये बात, और नेक्स्ट ईयर ही जाना है ना, नेक्स्ट ईयर ही जाना है, तो आप यही तो बोलोगे नेक्स्ट ईयर। अगर आपको जनवरी में ही जाना है, स्टार्टिंग में ही जाना है, फरवरी में ही जाना है, तो फिर आप क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे, नेक्स्ट ईयर ही तो बोलोगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है। तो इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ईयर के लास्ट में ही बात बोली गई हो, तो नियर फ्यूचर के अंदर ही आ रहा हो। तो जब मेंशन नहीं है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी सही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट ईयर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन थर्ड वाले सेंटेंस में देखिए, थर्ड वाले सेंटेंस में द पीएम विल लीव फॉर चाइना नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगले साल की बात है, एज इट इज डिसाइडेड ऑन 31 अगस्त। साथ साथ डेट भी दे दी, अगले साल भी बोल दिया और साथ साथ डेट भी दे दी। ठीक है, अब खुद सोचिए, आप अगले साल, अगर ये बात आप दिसंबर में खड़े होके भी बोल रहे हैं ना, अगर ये बात आप दिसंबर में खड़े होके भी बोल रहे हैं, तब भी डेट मेंशन है 31 अगस्त, सीधे सीधे 8 महीने तो क्लियर है। ठीक है, 8 महीने बाद जाएंगे। अगर आप ईयर के लास्ट में भी ये बात बोल रहे हैं, तब भी 8 महीने हैं, क्योंकि देखो अगस्त है, अगले साल 31 अगस्त की बात हो रही है ना, अगले साल, तो 8 महीने है, फिर भी दूर का फ्यूचर है ना, फिर भी नियर फ्यूचर तो फिर भी नहीं है। तो नियर फ्यूचर यहाँ पे किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है नियर फ्यूचर होने की, इसीलिए यहाँ पे आपको विल लीव ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर दूर की बात हो रही होगी, अगर फ्यूचर में ज्यादा आगे की बात हो रही होगी, तो यू विल यूज फ्यूचर टेंस, तो आप फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। अदरवाइज वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर नियर फ्यूचर की बात है तो। ठीक है भाई, अगर नियर फ्यूचर की बात है तो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर दूर की बात है तो हम वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो और साथ ही साथ कॉपी भी कर लो। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 5 के आगे ये पहले स्टेटमेंट लिखना, कॉन्सेप्ट नंबर 5 हेडिंग डालना, उसके सामने ये स्टेटमेंट लिखना और फिर नीचे एग्जाम्पल्स लिखना है। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करो फटाफट से। नीतीश पूछ रहे हैं कि मैम अगर फ्यूचर टाइम मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे।
तो लगाया तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें देखो फ्यूचर टाइम मेंशन नहीं था लेकिन नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ था, तो हमने लीव्स लगा दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में पॉसिबिलिटी है ना कि भाई आप इसको लास्ट में बोल रहे हो, स्टार्टिंग में ही जाना हो अगले साल के। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है, तो अगर डेट मेंशन नहीं है और नेक्स्ट ईयर लिखा है तो फिर भी आपने यहाँ पे क्या यूज किया, इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है भाई सबको बात इतनी? गिव मी अ थम्स अप और जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए आपको एक खुशखबरी और देते हैं, अब आप लोगों की जो मंडे से या फिर ट्यूसडे से जो क्लास चलेगी वो होम स्टूडियो से ही चलेगी। ठीक है, घर पर स्टूडियो मेरा लगभग तैयार ही हो गया है, आज फाइनल हो जाएगा, आज ये कल। फिर आप लोगों की 1-2 दिन से जो क्लासेस चलेंगी वो वहीं पे चलेंगी, आपको दिखाएंगे स्टूडियो भी। ठीक है, वीडियो बना के डालेंगे, छोटा सा स्टूडियो बन रहा है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा, ठीक है, तो आप लोगों का प्यार साथ बना रहा तो इसको बड़ा भी बनाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ये हमें पहले जानना जरूरी है इसमें। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, सम वर्ब्स डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। ठीक ठीक है भाई, सम वर्ब्स डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं, हैंस दे कैन नॉट कम इन कॉन्टिन्यूस टेंस, और सीधी सी बात है कि अगर वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आ सकती। कॉन्टिन्यूस वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कॉन्टिन्यूस वर्ड मतलब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जहां जहां भी आपको कॉन्टिन्यूस वर्ड नजर आएगा वहां पे आईएनजी फॉर्म लगेगी ही लगेगी। ठीक है, और जब आईएनजी फॉर्म उन वर्ब्स के साथ हम नहीं लगा सकते, जब वो वर्ब्स आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगी तो सीधी सी बात है हैंस दे कैन नॉट कम इन कॉन्टिन्यूस टेंस, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आ सकती, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, और जो वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हम उनको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। अब वो क्यों नहीं लेती, ऐसा क्या होता है कि जो नहीं लेती, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्या इसको रटोगे? मुझे तो आज तक याद नहीं हुए, मैंने ना रटने की कोशिश की है, ना मैंने रटे, ना मैं आपको चाहती कि आप रटें। लिखवाना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि अच्छा ये वर्ब्स हैं आपके माइंड में होनी चाहिए, बट एक भी नहीं रटनी है आपको इसमें से, है ना, रटनी नहीं है, बस समझना है। बहुत से टीचर्स क्या होता है लिखवा दी, लिस्ट की पूरी लिस्ट है भाई, याद करनी पड़ेगी, ये सारी वर्ब्स आपको दिमाग में बिठानी पड़ेंगी कि जब जब ये वर्ब दिखाई देंगी तो इनको आईएनजी फॉर्म में मत लिखना। बट मैं कह रही हूँ कि इनको रटने की जरूरत नहीं है। इनको आईएनजी फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं उसके पीछे भी कारण है। ठीक है, देखो कितनी सारी लिस्ट है कि इनको याद करोगे, ये भी है, सारी वर्ब्स हैं, फिर ये भी हैं, तो मैं ही चकरा जाऊंगी याद करने में। ठीक है, तो मुझसे ही नहीं याद होंगी, मैंने की भी नहीं है कभी। तो क्या करे फिर, ऐसा क्या कैसे समझे कि कौन सी ऐसी वर्ब है जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। देखो आईएनजी फॉर्म का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करेगा अभी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बात को। आईएनजी फॉर्म का मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म का मतलब आईएनजी, कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म का मतलब जो काम चल रहा है। ठीक है, मैंने बताया भी आपको एक बार, व्हेन एन एक्शन इज गोइंग ऑन वी यूज कॉन्टिन्यूस टेंस। जब कोई एक्शन चल रहा हो तो ही तो हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, भाई मैं पढ़ा रही हूं तो ये काम चल रहा है, इसलिए मैंने कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख दिया आई एम टीचिंग। ठीक है, जो काम चल रहा होता है उसी को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग।
ठीक है, आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गए, काम चल रहे हैं। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जो चल नहीं सकती, जिनके पैर नहीं होते, जो एक्शन ही नहीं कर सकती। ठीक है, अब प्यार करना, आप किसी से प्यार कर रहे हो, मैंने बोला कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, ये क्या बात है, प्यार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो नहीं, प्यार करते हो। प्यार करना कोई एक्शन थोड़ी ना है, तो इसका मतलब ये वर्ब एक्शन दिखाती ही नहीं है। जितनी भी वर्ब्स ये लिखी हुई है ना, सारी एक्शन नहीं दिखाती, ये कोई काम कर नहीं सकती। भाई खेलना, काम, आप खेल रहे हो, ठीक है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, एक्शन हो रहा है। आप पढ़ रहे हो, एक्शन हो रहा है। बट प्यार कर रहे हो, ये क्या है, नहीं ना। तो लव जैसे हो गया, लव एक ऐसी वर्ब हो गई, इनको बोलते हैं हम स्टेटिव वर्ब। ये एक ऐसी वर्ब होती है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि एक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो फीलिंग्स वाली वर्ब हो गई, प्यार करना, नफरत करना, गुस्सा करना, ये तो सारी ऐसी वर्ब है जो फीलिंग से रिलेटेड हो गई, ये एक्शन थोड़ी ना करती हैं, तो इसलिए हम इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब होती है, एक एक करके देखते हैं उनको। जैसे कि पहला आपका पॉइंट हो गया वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन से रिलेटेड जो भी वर्ब होती है, परसेप्शन मतलब जैसे किसी चीज को आपने उसको महसूस किया। फॉर एग्जांपल कोई चीज देखना, अब जैसे मैंने बोला कि जैसे देखना, किस चीज को देखना, तो ये कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, देखना कोई एक्शन थोड़ी ना है। तो जैसे सी हो गया, कोई काम तो नहीं हो रहा ना, वो तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रही है चीज, है ना, तो ये तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रही है। तो सी, फील करना, महसूस करना, आप कोई चीज महसूस कर रहे हो, आपको ठंड लग रही है ना, आप उसको महसूस कर पा रहे हो कि आपको ठंड लग रही है, तो कोई एक्शन थोड़ी ना है ये, है ना, कोई एक्शन थोड़ी ना है ये। तो इसीलिए जैसे फील हो गया, हेयर हो गया, सुनना, आपको सुन रहा है ऑटोमेटिकली, मैं बोल रही हूँ आपको सुन रहा है, आप थोड़ी ना इसमें अपने एफर्ट्स लगा रहे हो सुनने में। ठीक है, आप कुछ खा रहे हो तो आपको उसमें टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का पता लग रहा है, लेकिन एक्शन तो नहीं कर रहे। आप खाने में एक्शन जरूर कर रहे हो, यू आर ईटिंग हम बोल सकते हैं, बट यू आर टेस्टिंग नहीं बोल सकते। ठीक है ना, क्योंकि जो आप खा रहे हो उसमें आप एक्शन कर रहे हो, है ना, लेकिन जो आप ऑटोमेटिकली टेस्ट तो आपको अपने आप ही आ रहा है। तो ये परसेप्शन वाली वर्ब है ना। तो यहाँ पे टेस्ट हो गया, नोटिस हो गया, स्मेल हो गया, है ना, किसी चीज की सुगंध हो गई, दुर्गंध आपको आ रही है ना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ सामने परफ्यूम रखा हुआ है, ऑटोमेटिक जो चलता है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्प्रे है यहाँ पे, तो मुझे वो चल रहा है, मुझे खुशबू आ रही है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे स्मेल हो गया, रिकॉल हो गया, प्रेफर हो गया, प्लीज हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, ये सारी वर्ब ऐसी हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हो, क्योंकि ये सारी वर्ब वो है जो एक्शन नहीं करती हैं, इसलिए ये आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। ठीक है, बस ये चार्ट आपके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि आपके माइंड में रहे कि अच्छा कुछ कुछ इस तरह की वर्ब्स थी। बाकी समझने के ऊपर बात है कि फिर आप उनको अपनी समझ से भी रिलेट कर सकते हैं, तो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, एक माइंड में जाना चाहिए, अच्छा कुछ ये सारी वर्ब्स हमने पढ़ी थी, कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ये पढ़नी है आपको, एक बार रट्टा नहीं लगाना है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ब्स डिनोटिंग थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस को जो वर्ब डिनोट करती है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस दिखाती है, थिंकिंग मतलब हमारी सोच से रिलेटेड, जो कोई हम सोच रहे हैं कोई काम, या कोई काम किसी चीज को जो थिंकिंग से रिलेटेड है, जो आपके थिंकिंग प्रोसेस के अंदर आता है, तो जो जो चीजें भी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर आएंगी वो एक्शन तो करेंगी नहीं, है ना। तो किस सोच में आ गई, वो तो थिंकिंग में आ गई, तो वो सारी वर्ब्स को आप आईएनजी में ऑटोमेटिकली नहीं लिख सकते। तो थिंकिंग प्रोसेस से जो रिलेटेड होते हैं, जैसे थिंक, सोचना, आप सोच रहे हो, आप कोई तो एक्शन थोड़ी ना है वो। ठीक है, तो थिंक हो गया, नो हो गया, किसी को जानना, फील इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, माइंड हो गया, मीन हो गया, रिमेंबर, आपने कोई चीज याद रखी, तो दैट इज नॉट एन एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सपोज करना, रियलाइज करना, महसूस करना, है ना। फॉरगेट, भूल जाना, आप भूल गए, अब ये थोड़ी कहोगे कि मैं भूल रहा हूं, है ना, आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना। आप मतलब आपको पता, आपको ये एक्शन थोड़ी है कि मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, भूल गया, बस हो गया, अपने आप ही हो गया। कोई चीज आपने, चाबी वहां पे आपने टांगी और फिर आप वहां टांग के भूल गए, पता नहीं कब भूल गए, आपको ही नहीं पता चला, फिर बाद में सोचा कि यार चाबी तो, चाबी कहाँ है, ढूंढते फिर रहे हो सारे में, बस भूल गए। अब ये कोई चला थोड़ी होगा एक्शन के, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नहीं ना। तो फॉरगेट मतलब भूल गए। तो जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस वाली वर्ब्स होती हैं उनको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। रिकलेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, कभी अंडरस्टैंडिंग लिखा देखा है, नहीं। ये थोड़ी बोलोगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बस समझ आ रहा है आपको, तो आप बोलोगे आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ मैम।
है ना। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं समझ आ रहा तो नहीं आ रहा है तो आ रहा है, आप तो उसमें कुछ नहीं कर रहे ना। ठीक है भाई, दिमाग सब में एक जैसा है। अब मैं समझा रही हूँ, अब आपके सोच पर डिपेंड करता है, आपकी आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कितना ध्यान आप लगा रहे हो। एक बच्चा है कि बिल्कुल ध्यान लगा के बहुत अटेंटिवली क्लास को पढ़ रहा है, समझ रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, वो चाहता है कि मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना वहाँ चू भी ना हो रही हो, पिन पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठा है, एकदम ध्यान से क्लास को सुन रहा है कि मुझे मैम की क्लास ध्यान से सुननी है। एक बच्चा ऐसा है कि जो आराम से म्यूजिक व्यूजिक चला के सुन रहा है, बच्चे भी आसपास खेल रहे हैं और आधा ध्यान वहां है आधा ध्यान में है, तो उसको कम समझ आएगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आधा ध्यान यहाँ है आधा ध्यान वहां है। एक है कि अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा है, कान में ईयरफोन लगा रखे, मम्मी सोच रहे हैं बेचारा पढ़ रहा है बैठ के मस्त तरीके से, और अपना आराम से क्लास भी चल रही है, सामने लैपटॉप पे क्लास चल रही है, कान में कुछ और ही चल रहा है ना, लव यू बाबू सोना बाबू चल रहा है। तो क्या उसको उतना समझ आएगा जितना उस बच्चे को समझ आ रहा है जो अकेला बैठ के पढ़ रहा है? डिफरेंस है ना। तो ये थोड़ी कहोगे मैं समझ रहा हूँ। अब जिसको जितना समझ आ गया, वो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो, है ना। तो ये कोई एक्शन नहीं है कि जो आप कर रहे हो, एक्शन तो वो है कान में ईयरफोन लगा रहे हो, है ना, गाने गा रहे हो, मस्ती मौज मार रहे हो, वो एक्शंस हैं। तो कंसीडर करना किसी चीज को, जितनी भी वर्ब्स थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं वो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती हैं। चलो फटाफट से इन वर्ब्स को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, और कुछ और वर्ब्स भी हैं जिनको हम देखेंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप फटाफट से। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 6 डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, और ऐसे 1 2 करके पॉइंट्स बना के उनके सामने वर्ब लिखेंगे। करुण बोल रहे हैं मैम आपको कैसे पता लगा? मुझे सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। आधे बच्चे ऐसे ही करते हैं, मम्मा सोच रही है बेटा पढ़ रहा है, आज तो मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है, आज तो इसने पूरे जी जान लगा रखे हैं, 2 घंटे हो गए लगातार लैपटॉप पे बैठा है, फोन पे बैठा है, वहाँ कुछ और ही चल रहा है ना। कहानी तो कुछ और ही है, पीछे बैकग्राउंड में तो कुछ और ही है। मम्मी क्या जाने, मम्मी बेचारी सीधी सादी, उनको क्या पता क्या चल रहा है। मम्मी हमारी भोली भाली। पिंटू पूछ रहे हैं मैम ये नोट भी करने हैं? हाँ जी बिल्कुल करना है, नोट नहीं करोगे तो नोट्स कैसे बनेंगे, और नोट्स नहीं बनेंगे तो समझ कैसे आएगा, और समझ नहीं आएगा तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा। इसलिए नोट करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना है, ये आपके थ्योरी का ही पार्ट है। डेफिनेटली नोट करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अब आपको नोट ना करनी हो, जितना भी मैं पढ़ाऊंगी अब तक टेंस में सब कुछ नोट करना है, इवन अ सिंगल वर्ड। ओके पिंटू, जल्दी से कॉपी कीजिए भाई। देश बोल रहे मैं, मेरे को तो घर वाले बोलते हैं कि तू पागल हो जाएगा पढ़ पढ़ के, और डांट भी पड़ती है अगर काम नहीं करता हूँ तो। अच्छी बात है अगर आप इतना पढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेके मत पढ़िए, जब भी पढ़िए स्ट्रेस लेके मत पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए उसको। जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करके पढ़ते हैं तो वो और अच्छी समझ आती है, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे पढ़ोगे तो आधी समझ आएगी। स्ट्रेस कभी नहीं लेना है आपको, चाहे एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, स्ट्रेस किसी भी चीज़ में मत लीजिए। ऑलवेज एंजॉय, हमेशा एंजॉय कीजिए। रिकॉल मीन याद कराना, कोई चीज़ ध्यान में लाना, ठीक है, रिकॉल का मतलब होता है। जल्दी कीजिए भाई फटाफट से, जैसे ही नोट कर लेंगे गिव मी अ थम्स अप।
रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, ठीक है, लिख लीजिए, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, पहचान। डू यू रिकॉग्नाइज मी, है ना, क्या तुम मुझे पहचानते हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कितना, इसको पूरा कर लेते हैं ना, ये वर्ब्स पढ़ लो, वर्ब्स लिख लो सारी एक बार, फिर हम इसके एग्जांपल्स बेशक कल कर लेंगे। ठीक है, पहले इसकी सारी वर्ब्स नोट कर लो आप, फिर ना वो हो जाएगा सारा एक साथ, है ना। वर्ब्स तो एटलीस्ट लिख लोगे, एग्जांपल्स से रिलेटेड कल कर लेंगे फिर। इनको भी नोट करो जल्दी से, साथ साथ कॉपी करते रहो, मैं समझा देती हूँ। देखो, वर्ब शोइंग पोजेशन, ऐसी वर्ब जो पोजेशन दिखाती हैं, ठीक है, जो क्या दिखाती हैं, पोजेशन दिखाती हैं, अधिकार दिखाती हैं, उनको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, नहीं लिख, जो चीज आपकी है वो है। आप ये थोड़ी बोलते हो, आई एम हैविंग अ कार, ठीक है, आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार नहीं, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार बोलते हो, है ना, क्योंकि वो हैव जो है ना वहां पे वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो कोई एक्शन थोड़ी है जो चल रहा हो, आपकी कोई चीज है वो है ना, वो पोजीशन है, आपका अधिकार है, तो आई हैव अ कार बोलते हो, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, बिलोंग हो गया, है ना, ओन हो गया, इस तरह की जो पजेस हो गया, भाई कोई चीज आप रखते हो, कंटेन करते हो, कंप्राइज करते हो, कंसिस्ट करते हो, तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते, क्योंकि ये तो आपके पोजेशन वाली वर्ब्स हैं, आपकी जो चीज़ है वो है, जो कंसिस्ट करती है वो कोई चीज़ तो करती है ना, कंटेन है, किस चीज़ में कोई चीज़ है तो वो कंटेन कर रही है वो चीज़, है ना, जैसे कंटेनर होता है, उसके अंदर हम सामान डालते हैं, वो कंटेन कर रहा है उसको, तो है ना। तो इसमें ये चीज़ पोजेशन जो दिखाती हैं वो आपकी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती। फिर फोर्थ पॉइंट है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, जो फीलिंग्स दिखाती हैं, आपकी भावनाओं को दिखाती हैं, और जो स्टेट ऑफ माइंड को दिखाती हैं, वो वर्ब भी आपकी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती। जैसे कि आपका लाइक, किसी को पसंद करना, अब ये थोड़ी बोलोगे मैं उसको पसंद कर रहा हूँ, है ना, आई एम लाइकिंग हर, ये क्या है, कर रहा हूँ, कोई काम थोड़ी कर रहे हो कि भाई पसंद कर रहा हूँ, थोड़ा कर लिया और कर रहा हूँ और कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, ऐसे नहीं ना, मैं पसंद करता हूँ उसको, है ना, मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करता, तो डिसलाइकिंग थोड़ी बोलोगे, आई एम डिसलाइकिंग हर, मैं उसको नापसंद कर रहा हूँ, नहीं ना, मैं उसको नापसंद करता हूँ, अच्छी नहीं लगती, है ना, आई डिसलाइक हर। तो लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, विश हो गया, वांट, मैं चाह रहा हूँ, ये थोड़ी बोलते हो यार मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस, है ना, मैं चाहता हूँ, ये तो वांटिंग नहीं होता, डिजायरिंग नहीं होता, ठीक है, डिजायर मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, फॉरगिव मतलब, जैसे थोड़ी बोलोगे आई एम फॉरगिविंग हर, मैं उसको क्षमा कर रहा हूँ, है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं होगी। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, हेट नफरत करना, केयर हो गया, अडोर मतलब प्यार करना, बिलीव विश्वास करना, डाउट करना, एडमायर हो गया, ये सारी फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड वाली वर्ब्स हैं। लव, देखो लव यहाँ पे आ गया, लव हेट दोनों आ गए, ठीक है। इमेजिन करना, आशा करना, अब आई एम होपिंग, मैं आशा कर रहा हूँ, नहीं मैं आशा करता हूँ कि ये हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी है जो एक्शन में नहीं आ सकती, मतलब, ठीक है, इसलिए आप इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्री, मैं तुमसे एग्री करता हूँ, तो ये थोड़ी बोलते हो आई एम एग्रीइंग विद यू, एग्री बोलते हो ना, एग्रीइंग नहीं बोलेंगे। तो ट्रस्टिंग नहीं होता है, ट्रस्ट होता है, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, कर रहा हूँ नहीं, अब थोड़ा थोड़ा थोड़ी ना कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना, विश्वास करता हूँ बस मैं तुम पर, नहीं करते तो आई डोंट ट्रस्ट यू, और करते हो तो आई ट्रस्ट यू, है ना। नेक्स्ट देखो, सम अदर वर्ब्स, इससे इन सब पॉइंट्स से अलग कुछ और वर्ब भी हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, उन सारी वर्ब्स को भी लिख दिया गया। जैसे कि आपका कीप हो गया, लुक हो गया, भाई किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ को देखना, अपीयर होना कोई चीज़, सीम, बिकम, है ना। रिजैम्बल, रिजैम्बल का मतलब क्या होता है, मैच खाना, एक जैसा होना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये जो बॉटल है ये बिल्कुल उससे रिजाम्बल करती है, कोई एक चीज़ और एक चीज़ और रखी हुई है, एक किसी की जैसी बॉटल और रखी है, तो मैंने बोला कि ये उससे रिजाम्बल करती है ना। रिजाम्बल मतलब एक जैसा दिखना। कोस्ट हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, नीड हो गया, मैटर हो गया, सफाइस हो गया, स्टैंड हो गया, अफेक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों के और अदर वर्ब्स है, इन सबको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे।
जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा, आकाश पूछ रहे हैं कि मैम सफाई, आकाश और रविंद्र पूछ रहे हैं कि मैम सफाइस का मतलब क्या होता है। सफाइस का मतलब होता है भाई किसी चीज के लिए इनफ होना, है ना भाई। क्या जैसे मैंने कहा कि ये सारा समझाने के लिए ना, ये सारे पॉइंट समझाने के लिए, सारे एग्जाम्पल समझाने के लिए इतनी वर्ब्स सफाइस है ना, इतनी वर्ब्स इनफ है। ठीक है, तो इनफ होना, इनफ। आगे के सारे पॉइंट समझाने के लिए, आगे के सब चीज समझाने के लिए दीज वर्ब्स आर सफाइस, ये वर्ब्स सफाइस है, बहुत है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए। लिख लिया सबने? चलिए भाई, तो अभी हमने वर्ब्स नोट कर लिए सारी, एग्जांपल्स हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स लेकिन कल करेंगे। अभी ऑलरेडी लेट हो गया है, नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, उसके लिए भी काफ़ी लेट हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर स्पेशल टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। एडमायर का मतलब पूछ रहे कहाँ लिखा है एडमायर।
अच्छा लिख लेना। एडमायर मतलब प्रेज करना, प्रेज का मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। एडमायर मतलब प्रेज, जो भी वर्ड में प्रॉब्लम हो उससे पूछ लिया करो। रिफ्यूज मतलब मना करना, ठीक है। और अगर फिर भी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड बताना मैं भूल जाऊँ, या आपने नहीं पूछा या मैंने नहीं बताया, तो अगर आपको लिखना है उसको अवॉइड मत करो, कभी भी अवॉइड मत करना कभी भी। अगर कभी मैं बताना भूल जाऊँ या आपने नहीं पूछा, तो उसको गूगल से हैंड टू हैंड देख के या डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, मरियम वेबस्टर, अच्छी डिक्शनरी है, ठीक है। डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में सभी स्टूडेंट्स, मरियम वेबस्टर। तो इस डिक्शनरी को डाउनलोड कर लीजिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से कोई वर्ड हमेशा नोट जरूर कर लो, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। चलो बाय।